गुड मॉर्निंग सबके लिए, कैसे हैं? यस, वेलकम सबके लिए। नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग, स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। यस, अब सबके नाम लेना तो जरूरी नहीं है शायद, है? ये क्या लिखा है? रिसीव हुई है बुक, बहुत अच्छी है और एक क्रमबद्धता है। अरे वाह, वेरी गुड। आप लोगों का प्यार इसको मिलना चाहिए। अभी मैंने एक नया डिसीजन लिया है। अभी ये डिसीजन लिया है कि अगला जो वॉल्यूम आएगा बुक का, वो कैसे आ रहा है देखो, आपको अनाउंस कर देता हूँ, और ताकि हम उसको बहुत जल्दी दे देंगे। नाम डिक्लेयर कर देता हूँ किताब का। अगली किताब का नाम मैंने सोच लिया, फाइनल कर लिया। अगली किताब का नाम है दिल्ली एवं मुगलिया सल्तनत। केवल इस मैटर पे ही बुक लाएंगे अगली, है ना? अगली किताब केवल आएगी दिल्ली एवं मुगलिया सल्तनत। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, 4 बजे जाना है। सिचुएशन ये है, तबीयत ऐसी है, तो मुझे लगा के पढ़ा के जाता हूँ। ये देखिए, आपको बता देता हूँ मैं, सबसे ऊपर यही है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। अब प्रीति, आपकी किताब क्यों नहीं पहुंची? बिहार में कई बच्चों के पास पहुंच गई। आप लोगों ने एड्रेस वगैरह सब सही फिल किया था ना? हाँ, कई बच्चों के पास पहुंच गई। फिर भी उन्होंने मुझे कहा था कि दूर की अगर कोई जगह है तो 3 से 5 दिन लग जाते हैं। अब कल शनिवार तक आ जाएगी, या तो नहीं तो फिर सोमवार को सबके पास आ जाएगी। आप जिन्होंने नहीं लिए वो अब ले लें, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा तो ऑर्डर डिस्पैच करने जाऊंगा। आपने मुझे इस पे टिप्पणी नहीं की। आपके पास बुक आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा, डोंट वरी। सारी किताबें या तो आपके पास आएंगी या फिर मेरे पास वापस आ जाएंगी। वापस आएंगी तो आप या तो मिले नहीं या क्या हुआ, फिर मैं दोबारा भेज दूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इस पे बताओ, वॉल्यूम 2 जो आ रहा है किताब का, वो केवल इतना आ रहा है। हाँ, तो वो दूर वाले बच्चों की कल या सोमवार को रिसीव होंगी। दिल्ली एवं मुगलिया सल्तनत पे अपन अगली किताब लेके आएंगे। केवल छोटी किताब होगी जो आपको पढ़ने में इस पोर्शन के मतलब मैटर को अलग कर देगी। भक्ति सूफी अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें अलग रहेंगी। केवल इस पर, इसका नाम मैंने पहली बार ऐसी कोई किताब जिसमें मुगलिया शब्द आपको दिखाई देगा मार्केट में आएगी। और इसमें इनकी राजनीति, इनका प्रशासन, इनका धर्म, इनकी संस्कृति और इनका स्थापत्य, जिसे हम लोग कला में काउंट कर लेंगे, ये सब एक किताब में आएगा। तो ये मान के चलना कि वो भी एक काफी मैटर हो जाएगा। और फिर आपके लिए मॉडर्न पे काम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज वाली बुक पे काम चालू है, वो टाइपिंग पे लग चुकी है। और दिवाली से पहले उस किताब को लाना है जिसमें 2014 से 2024 तक के टॉपिक वाइज, जैसे पाषाण काल है तो उससे अगर 50-40 क्वेश्चन जितने भी आए 14 साल में, 15 साल में, वो सब एक जगह कर दिए और उनकी डिटेल में एक्सप्लेन की है, बहुत ज्यादा ज्यादा व्याख्या की है। उस तरीके से जो है बुक सेकंड वाली भी स्टार्ट हो चुकी है, टाइपिंग पे चल रही है वो। और अभी उसको प्री बुकिंग नहीं लेंगे जब तक प्रेस में से नहीं छप के आ जाएगी। जैसे वो प्रेस में से छप के आएगी तो देन उसका प्री बुकिंग स्टार्ट करेंगे, है ना? चलिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हम इतिहास क्या है इसके बारे में पढ़ रहे थे, और इतिहास की कुछ परिभाषाओं पे मेरी बात आपसे चल रही थी। तो इतिहास जो शब्द है, इसका विश्व में सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइएगा आप लोग। धन्यवाद आप सबके लिए। इतिहास शब्द, अच्छा, आपके पास अभी किताब आई है और आपने अभी वाला टॉपिक खोल रखा है। आप टॉपिक खोल करके मत पढ़िए, बुक्स को बंद कर दीजिए। एक्चुअली बुक्स आप पढ़ेंगे तो भ्रमित रहेंगे, ना तो मेरे ऊपर ध्यान रहेगा। फिर आप किस चीज में आपका ध्यान रहेगा कि मैं उस किताब में से क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, इस चीज पे आपका ध्यान रहेगा। तो आप बुक्स बंद करके साइड में रख दीजिए, नोट्स बनाओ, लेखन करो जो मैं बता रहा हूँ, नोट्स पढ़ो।
बाद में जब स्टडी पे जाना है तो किताबें पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे तो जो मैंने पढ़ा है वो ऑलरेडी उसमें मिलेगा। बिल्कुल लग रहे हैं। देखो प्रीति, आई होप कि आपका जो बयान है वो सच हो। फिर आपको जब स्टडी करनी हो ना, सेल्फ स्टडी, तब नोट्सों की बजाय किताब उठाना। तो जो मैंने पढ़ाया वो ऑलरेडी बुक में मिलेगा, लेकिन बुक में जो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि सारी बुक को तो मैं बोर्ड पे लिखा नहीं पाऊंगा, तो जो मैंने बुक में नहीं पढ़ाया है वो आपको वहां मिलेगा। अब मैं यहाँ इतना पढ़ाऊंगा कि अगर कोई बच्चा बुक नहीं ले पा रहा है तो वो मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सके कि सर आपने मैटर कम कराया। तो बुक आप साइड में रख दो, आपको पढ़ने के लिए सिर्फ मेरे तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है ना? डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। इतिहास जो शब्द है, एक दो दिन अपनी इसी पे क्लास चलेगी। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन, जो हिस्टोग्राफी वाला पार्ट है, उसको भी मैं यहाँ इसमें इंक्लूड करूंगा। और देन जाकर के फिर हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव का उद्भव वाला जो टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे। फिर पाषाण काल, सिंधु और फिर वैदिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट बनाते चले आप। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विश्व में इतिहास शब्द का प्राचीनतम उल्लेख, गुड मॉर्निंग सबके लिए, कहां मिलेगा? अथर्ववेद में दिखाई देता है। महान लक्ष्य की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण, महान लक्ष्य की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण, इतिहास पुराण, इतिहास पुराण, कोमा लगाना, गाथा एवं नाराशंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शतपथ ब्राह्मण में इतिहास विद्या को इतिहास वेद कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इतिहास विद्या को इतिहास वेद कहा गया है। कार्ल आर पापर ने इतिहास के अर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह लगाया, ये क्या कहता है? लगाया, इनके अनुसार इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, अतः इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। लिखें फटाफट से।
हाँ 2 बजे बोले थे, लेकिन आज फ्री था और 3 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो मुझे लगा मैंने पहले कर लिया क्लास आपको मैसेज डाल करके। तो आप पढ़ लीजिए, आज कल फिर 2 बजे ही आएंगे आपकी क्लास में। जल्दी से डन करें इसको। इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। ये जेबी ब्यूरी या बरी ने कहा था। आयरलैंड के इतिहासकार हुआ करते थे ये, ठीक है ना। जेबी ब्यूरी या बरी। अभी नेट के को पेपर में आपसे ये पूछा गया है। इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। लेकिन लोग इसको छुपा देते हैं कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से था, जितनी भी समकालीन अब गाइड चल रही है मार्केट में, उनमें ये लाइन कम मिलेगी। मैं नहीं कह रहा किसी में नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। लोग जेबी ब्यूरी का स्टेटमेंट केवल इतना लिखते हैं कि जेबी ब्यूरी ने इतिहास को विज्ञान माना है। अगर ये घुमा के ऐसे पूछ लिया कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, किसने कहा है, तो फिर बच्चे लफड़े में आ जाएंगे। तो लेकिन आप वहां भी विजयी रहोगे। तो इसको पूरा लिखना है ऐसे ही, इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, डॉट डॉट डॉट, इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। ये हिगेल का कथन है। किसका कथन है? ये हिगेल का कथन है, ठीक है ना। हिगेल ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, अब हिगेल के स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हिगेल का कथन है, हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। इसके अलावा हिगेल ने कहा था कि विश्व का इतिहास स्वतंत्र चेतना के अलावा कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट भी हिगेल ने कहा है। हिगेल के बारे में बात कर लें, हिगेल जर्मनी दार्शनिक थे। और जेबी ब्यूरी साहब के नीचे आयरलैंड लिख देना, ये आयरलैंड के थे। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाए तो परेशान नहीं होना है। तो ये जर्मनी थे। हिगेल ने सेकंड स्टेटमेंट ये दिया था, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये भी हिगेल ने लिखा है। ये भी किसकी परिभाषा है? हिगेल की, कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इससे मिलती जुलती एक परिभाषा और है जो मैंने यही सेट कर ली है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले प्रश्न के रूप में, बाद में त्रासदी के रूप में। अब इन दोनों को जब हम साथ साथ पढ़ते तो दिक्कत होती थी।
बाद में त्रासदी के रूप में। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ये परिभाषा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। तो दोनों मैंने एक साथ लिख दिया, आप नोट करिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ये भी जर्मनी के ही थे, कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक थे। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने ये पिछली जो डे 1 की क्लास हुई है वो रिपीट करके देखी होगी। मैंने क्या किया इस बार, क्लास के साथ में ही पीडीएफ अपलोड कर दिया, ये बोर्ड वाली पीडीएफ। तो नोट्स वाला झंझट खत्म कर दिया। जो बच्चा जो क्लास देख रहा है उसका पीडीएफ उसको वही मिल जाएगा। अपनी कॉपी में लिख ले या उसका प्रिंट आउट निकलवाए तो वो निकलवा ले। वो ज्यादा ठीक था मेरे हिसाब से, क्लास के साथ में पीडीएफ अटैच करना। तो वो ठीक था ना? चलिए ओके। अब ये पीडीएफ मैं इसीलिए लिख रहा हूं इस तरीके से कि हम इसको भी क्या करेंगे लास्ट में। हाँ, किताब जब कई बार क्या होता है ना, बच्चे के सामने पीडीएफ होती है लेकिन वीडियो मिसमैच हो जाता है तो फिर उसको दिक्कत आती है। तो दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ये लिख लिया आपने? आगे बढ़े। इतिहास विज्ञान का एक अनोखा मोती है जो भौतिक एवं आध्यात्मिक अशांतियों को क्या करता है? शांत करता है। तथा बाहरी एवं भीतरी अंधेरे को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है। ये स्टेटमेंट दिया था अबुल फजल ने। किसने दिया था? अबुल फजल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लिखते चलिए जो। नहीं, अबुल फजल का है मेरे भाई। समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। बी क्रोचे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बी क्रोचे ने। इसके बाद लिखिएगा समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ये स्टेटमेंट दिया था आर.जी. कॉलिंगवुड ने। आर.जी. कॉलिंगवुड ने। इसके बाद लिखिएगा इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है
डेविड ह्यूम ने कहा था ऐसा। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे? डेविड ह्यूम। इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। इतिहास क्या है? अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। ये कहा था विल्फ्रेड परेटो नाम के विद्वान ने। विल्फ्रेड परेटो ने। इसके बाद लिखिएगा इतिहास या इतिहासकार, दोनों ही शब्द आते हैं इस परिभाषा में, जिसे लिखता है वही इतिहास होता है। वही इतिहास होता है। G.R. एल्टन। लिखिए फटाफट। G.R. एल्टन। आगे बढ़े। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी है। किसने कहा? इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी है। स्टेटमेंट था रेनियर का। नेक्स्ट लिखिए। जो व्यक्ति इतिहास को याद नहीं रखता, उनको इतिहास को दोहराने पर दंड मिलता है। उनको इतिहास को दोहराने पर दंड मिलता है। एक नए व्यक्तित्व का नाम आपको दिखाई देगा, सांटायन। धन्यवाद भाई, नमस्कार आप सबके लिए। मैं ठीक हूँ, आप आगे बढ़िएगा। काफी सारे स्लाइड हो गए बच्चों, बता देना इनको कितना पेज छोड़ना है इनको। आगे बढ़िए। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं अनुभव व उपलब्धियों
उपलब्धियों की कहानी है। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो परिभाषा मैंने लिखाई है और ऊपर एक परिभाषा लिखी हुई है, एग्जामिनर यही तो माइंड गेम करता है आपसे। ये हेनरी पिरेन की है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी, तो रेनियर ने बोला। और इसमें थोड़े से शब्दों में अंतर है कि इतिहास क्या है, समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं अनुभव व उपलब्धियों की कहानी है। ये किसने कहा? ये हेनरी पिरेन ने कहा। दोनों क्या है? एक जैसी हैं, अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतिहास का काम अतीत, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, के बारे में निर्णय देना, वर्तमान को शिक्षित करना, तथा भविष्य के लिए भविष्य के लिए इतिहास का काम अतीत के बारे में निर्णय देना, वर्तमान को शिक्षित करना तथा भविष्य की भलाई के लिए निर्धारित किया गया है। की भलाई के लिए निर्धारित किया गया है। इतने ऊंचे दर्जे की यह अभिलाषा नहीं रखता। इतने ऊंचे दर्जे की यह अभिलाषा नहीं रखता। इसका उद्देश्य सिर्फ वैसा दिखना है जैसा यह अतीत में वस्तुत रूप, मतलब वस्तुतः यह अतीत में अपने स्वरूप में था। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, आप लिखो फटाफट। अभिलाषा नहीं रखता, इसका उद्देश्य सिर्फ वैसा दिखना है जैसा, यही लिख देते हैं, जैसा यह वास्तव में था। ऐसे लिख लो आप। ये राके ने परिभाषा दी थी, ठीक है ना, लियोपोल्ड वॉन राके। लियोपोल्ड वॉन राके, ये परिभाषा राके ने दी थी। और राके जर्मन इतिहासकार ही हुआ करते थे। कहाँ के थे? जर्मन इतिहासकार। अब आप लिख लीजिए इसको पूरा।
हो गया? ओके, नमस्कार। समस्त पूर्ववर्ती समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। सफलता यूं भी सुनिश्चित लग रही है आप लोगों की कि कल मैंने ये देखा था, एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने हमारे कंपटीटर्स में से किसी के भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इवन फिर मैंने रिकॉर्ड कल मैं दिन में चेक कर रहा था, तो जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं जो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, उन सब ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। वो ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पे वो अपनी चीजें डिसाइड करते हैं। तो चलता रहता है ये सब। तो ये सब आप जैसे सभी सफल विद्यार्थियों की मेहनत है जो एक दिन जरूर रंग लाएगी। इतिहास विगत की राजनीति है और राजनीति इतिहास विगत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। क्या है? राजनीति वर्तमान इतिहास है। इतिहास है। ये स्टेटमेंट हुआ करता था जॉन सीले का। क्या लिखा? चलिएगा आगे बढ़े। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका महत्व शिक्षात्मक है। इसका महत्व शिक्षात्मक है। ये जीएम ट्रेवेलियन ने कहा था। जीएम ट्रेवेलियन ने कहा था। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट। इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की कहानी है। इससे मिलता जुलता तीसरा ये स्टेटमेंट है जो कि आरजी कॉलिंगवुड ने लिखा है। एक हेनरी पिरेन का बताया था और एक रेनियर का बताया था। आरजी
कॉलिंगवुड। बताओ, आपको यही एक जैसी परिभाषा 3 जगह मिली ना? एक रेनियर ने लिखी थी, एक हेनरी पिरेन ने लिखी थी, ये रहा। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी रेनियर, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं अनुभव व उपलब्धियों की कहानी हेनरी पिरेन, और इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की कहानी। एक एक शब्द का अंतर है सिर्फ, और व्यक्ति चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ये आरजी कॉलिंगवुड की थी। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। E.H. कार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। अनुभव की कहानी, उपलब्धियों की कहानी और कार्यों की कहानी। मतलब जैसे भी आप याद कर सकते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट लिखिए, इतिहास अतीत की कथात्मक घटनाओं का उल्लेख है। इतिहास क्या है? अतीत की कथात्मक घटनाओं का उल्लेख है, और यह स्मरणीय वस्तुओं की कहानी है। और यह स्मरणीय वस्तुओं की कहानी है। स्मरणीय वस्तुओं की कहानी है। हुई जिंगा। इतनी परिभाषाएं हैं, आप लिख लीजिए। ये सब विदेशी राइटरों ने बात की है। आगे बढ़े। अगली हेडिंग बनाओ, इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। उसमें मैं पहले एक लाइन ये लिख चुका हूं कि यूरोपियन इतिहासकारों ने या औपनिवेशिक इतिहासकारों ने या इन विद्वानों ने यह माना कि भारत में प्राचीन काल में इतिहास लेखन नहीं था। भारत में तुर्कों के आगमन से इतिहास लेखन की शुरुआत औपनिवेशिक इतिहासकारों ने मानी है। अगर हम कुछ विद्वानों की बात करें, मैक्स मूलर हुए, फ्लीट हुए, उनका ये मानना था, मैक्स मूलर, फ्लीट आदि विद्वानों का मानना था कि प्राचीन भारत में लोगों में प्राचीन भारत में लोगों में इतिहास लेखन इतिहास लेखन
के बजाय ईश्वरीय शक्तियों में अधिक रुचि थी। इनको किसमें रुचि थी? ईश्वर के बारे में जानने में, देवता स्थापित करने में अधिक रुचि थी। जबकि यह तथ्य सही नहीं है। यह तथ्य सही नहीं है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन था इस बात को 20वीं सदी के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। बीसवीं सदी के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। A.K. वार्डर ने अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन, एक गीता नाम की महिला आती थी ना पहले, हमारी विद्यार्थी थी वो, आजकल क्लास में नहीं आती। किसी के टच में है क्या? सब ठीक चल रहा है कि उनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है? एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। बात करना अगर किसी के टच में है तो। क्लास क्यों नहीं लेते हैं वो बच्चे आजकल? एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की जानकारी मिलती है। लिखो। हाँ, वो उत्तराखंड से थी ना गीता, आजकल आती नहीं, पता नहीं क्या हुआ। कोर्स भी रिन्यूअल करवा लिया था उन्होंने। क्यों नहीं रहेंगे? आप लोग याद रहेंगे। आशांक दुबे कह रहे हैं सर हम लोग भी याद रहेंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या मेरे बोर्ड पे मेरे हाथ कहाँ चल रहे हैं, मेरा मन कहाँ चल रहा है, मेरे दिमाग में वो बच्ची थी कि वो क्लास में नहीं आ रही इतने दिन से। ये रिश्ता ही है आपके साथ में जो खास बनाता है हमें और आपको।
देखो, जो सिलेक्शन दे के जाएगा वो ज्यादा याद रहेगा। कुछ वैसे भी हैं जो फालतू की बातें करते हैं, वो भी याद रहते हैं। आप मेरी तरफ से याद रहोगे, टेंशन मत लो। भारत में प्राचीन इतिहास लेखन वैदिक काल में देखा जाता है। पुराणों में भारत के प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, परंतु एक तो इनमें, किन में, पुराणों में, एक तो इनमें पुराणों में क्रमबद्धता का अभाव है, और दूसरा कई राजाओं का वर्णन कोरी कल्पना या काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। कहानियों पर आधारित हुआ करता था। गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार सबके लिए। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कार्य ब्राह्मणों द्वारा प्रारंभ हुआ, न ही यहाँ पाश्चात्य जैसे लेखक हुए, और न ही इसका क्रमबद्ध इतिहास बन पाया। ये भारत की इतिहास लेखन की, प्राचीन इतिहास लेखन की थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी कमी थी। अगर हम बात करें कल्लण से पहले पहले की, तो कोई व्यवस्थित लेखक नहीं था जिसे हेरोडोटस, लिवी या चाइना में सुमाचियन था, इनके कंपैरिजन में रख सके, इनके टक्कर में रख सके। भारत में कोई नहीं था। ब्राह्मण थे, वो ईश्वर से रिलेटेड बातें लिखते थे, फिर दरबारों से कनेक्ट हो गए। जिस राजा ने संरक्षण दिया उसके बारे में कहानियां बना दी, क्योंकि उनको पैसा मिलता था कहानियां सुनाने के लिए। टाइम पास नहीं होता था ना पहले, आज के जमाने की तरह शॉर्ट वीडियोस नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, टाइम पास कैसे होगा? लोग बातें करके टाइम पास करते थे। अब एक जैसी बातें भी रोज कितनी करें, राजनीति पे भी आदमी कितनी बातें करे, धर्म पे भी कितनी बातें करे, तो कुछ इंटरेस्टिंग भी चाहिए होता था, तो लोग कहानियां बना देते थे। वही सब कहानियां प्राचीन ग्रंथों में लिख दी गई तो क्रमबद्धता नहीं बनी। उसी क्रमबद्धता के कारण ये आरोप लगा दिया गया हम पर
कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन नहीं था। भारत के विद्वान इतिहास लेखन के प्रति अरुचिकर थे। कल्लण ने इस भ्रांति को तोड़ा था। कल्लण पहला वास्तविक इतिहासकार बना हुआ था। लिखिए इसको फटाफट से। आगे बढ़े। सर्वप्रथम कल्लण ने इस भ्रांति को तोड़ा। उन्हें प्रथम भारतीय या प्रथम वास्तविक उन्हें भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार कहते हैं। हाँ, इतिहास लिखा तो था पर वो शुद्ध रूप में नहीं था और वो वास्तविक इसमें नहीं हुआ करता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। कल्लण की राजतरंगिणी भारत की प्रथम पुस्तक है जिसे या जिसने एक इतिहास की पुस्तक की सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। कौन सी पुस्तक है भारत की प्रथम ऐतिहासिक? भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी पुस्तक है बताएंगे? जल्दी बताओ कमेंट करके। रुचिकर लग रहा है आपको ये पार्ट पढ़ने में? एक्चुअली हिस्ट्री की स्टार्टिंग की जा रही है, हिस्ट्री की नींव लगा रहे हैं हम लोग कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हिस्टीरियोग्राफी भी अपना एक टॉपिक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे जल्दी से। क्या आएगा? जल्दी बताइए। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक क्या है? आपके पास मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लास में लास्ट कमेंट किसका है? सही चल रहा है क्या क्लास?
राजतरंगिणी नहीं, राजतरंगिणी भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक हर्षचरित है। ये बाण भट्ट ने लिखी थी। राजतरंगिणी भारत की प्रथम इतिहास की वैधानिक पुस्तक है, जो इतिहास की सारी औपचारिकताओं को पूरी करती है। इतिहास की प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक जो इतिहास लेखन की सारी कसौटियों पर खरी उतरती है। ये अंतर समझना है। इतिहास की पहली पुस्तक यानी कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसको दिया गया? हमने बाण भट्ट को दिया है। बाण भट्ट ने क्या लिखा? इसने हर्षचरित लिखा था। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऊपर की लाइन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये पुस्तक जिसमें इतिहास तो मिलता है, लेकिन इतिहास लेखन की सभी कसौटियों को पूरा नहीं करता। ये एक्चुअली इसमें भी कपोल कल्पित कहानियां हैं। बाणभट्ट क्योंकि हर्ष के संरक्षण में थे। बेटा दोनों ही शब्द मैं खुद ही पढ़ाया हूं आपको। दोनों ही शब्दों पे मैं समझा रहा हूं कि कल्लड़ के द्वारा राजतरंगिणी जो है भारत की प्रथम पुस्तक है जिसने कि इतिहास की पुस्तक की सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? वैज्ञानिक इतिहास की पुस्तक। तो ऋग्वेद पहली पुस्तक है इतिहास की। इतिहास की प्रथम पुस्तक तो ऋग्वेद है। और प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, आप शब्द पे गौर करिए, मैंने इतिहास की पुस्तक ना लिख के या ऐतिहासिक पुस्तक लिखा है। अब ऐतिहासिक पुस्तक बाणभट्ट की क्या मिल गई? हर्षचरित, जो किसी जगह से आपको कुछ मैटर देती है, लेकिन वो हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत, इतिहास लेखन के अंतर्गत सारी बातों को पूरा नहीं करती है। अरे कंप्लीट तो ये दोनों ही है। हर्षचरित ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। और राजतरंगिणी है, लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास की बुक है। अब आपको गड़बड़ नहीं करनी है। करेंगे क्या बेटा? कल से करेंगे, 2 बजे का टाइम। बताओ। इतिहास के अंग एवं घटक। इतिहास के कितने अंग होते हैं? इतिहास के कितने घटक होते हैं? सबसे पहले काल या समय। काल या समय, व्यक्ति, स्थल और घटना। ये 4 घटक होते हैं जो इतिहास बनाने के काम करते हैं। यह कब का जवाब देगा? काल, कोई चीज कब की है तो कब का आंसर क्या देगा? काल या समय देगा। व्यक्ति, तो ये कौन का जवाब देगा? यह कौन का जवाब देगा? कब? फॉर एग्जाम्पल 1191। कौन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और स्थल कहां का जवाब देगा? तराइन। और घटना, तराइन का प्रथम युद्ध। और मिला देंगे चारों को सीक्वेंस में तो क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। ठीक है ना? तो यह कहां का जवाब देगा?
और यह क्या का जवाब देगा? यह क्या का जवाब देगा? सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ भाई। आपको मैंने लिख दिया 1191। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। और कहा? तराइन में। और क्या हुआ था? पहली लड़ाई। तो क्या बन गया? इतिहास बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। तो इतिहास के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लो जल्दी। ठीक है, कल इतिहास के प्रकार पढ़ाऊंगा आपको। इतिहास के प्रकार पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अब मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल चला जाता हूं, पता चले क्या है। बड़ी समस्याओं से मैं ग्रसित हूं थोड़ा सा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज समझिए, इसको फिर कल से 2 बजे से रख लेते हैं। आप सबके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट मैं दूंगा। अब फिर आप दिवाली पे मुझसे गिफ्ट मत मांगना। मैं आपको एक गिफ्ट दे दूंगा अपनी तरफ से। जो हमारा एनसीईआरटी वाला बैच है ना, वो अब जिन्होंने ले लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं अब वो बैच सबको फ्री दे दूंगा। ठीक है ना? ये मैंने डिसाइड किया है कि आप सब क्या है, क्लास में आ जाते हैं। अब इसमें वो लोग नाटक मत करना कि हमने तो पैसे दिए थे। ठीक है, आपने पैसे दिए तो ये आपके बहन भाई जो नहीं दे पाए, इनके पास पैसा होता तो ये तभी दे देते, ये पढ़ लेते। क्या इनको बिना पैसे के कोई चीज लेने का हक नहीं है? तो जिनके पास फीस थी उन्होंने दे दिया, उससे ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है? और जिनके पास पैसा नहीं है वो अब नहीं दे पाए, तो मैंने ये प्लान किया। ये गलत सोच रहा हूं क्या मैं ये बात गलत सोच रहा हूँ क्या, ये बताओ आप तो। और आपने बहुत लंबी फीस नहीं पे की होगी वहां, तो मुझे लग रहा है कि ये बैच मैं सबको दे दूंगा। अब टाइम टेबल में जैसे कि अभी मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, तो हिस्ट्री की जो क्लास है, अभी हम लोग ये क्लास 2 से 4 के आसपास रखा करेंगे पर डे। 1.5 से 2 घंटे इसी को पढ़ा करेंगे। ठीक है ना? 1.5 से 2 घंटे हम इसी को पढ़ा करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद फिर शनिवार के दिन में ये पढ़ाया करूंगा आपको। और ये क्लास 5 डेज रखूंगा वीक में, क्योंकि मुझे अभी इतना ही काम है। मैं मतलब दिन में 2 या 3 घंटे ही काम कर पाऊंगा। तो शनिवार को मैं 3 घंटे ये पढ़ा दिया करूंगा, 2 घंटे मैं ये पढ़ाता हूँ, 1 घंटे मॉर्निंग में यूट्यूब पे लेता हूँ आपकी क्लास हायर एजुकेशन की। अब वो यूट्यूब पे से बंद करके मैं एप्लीकेशन में स्टार्ट कर लूंगा उसको। उसके बाद में क्या होगा कि मेरे को रात को 9 बजे यूट्यूब पे भी तो आना पड़ेगा, उसको ना खाली छोड़ेंगे। तो ये अपन एक प्लान कर रहे हैं जो आपको बता देंगे। मैं ऐड करवा दूंगा सारे बच्चों को, कैसे ऐड होंगे। ठीक है ना? यस। तो आप सब ऐड हो जाना। कल शनिवार है, तो कल अपन जो है क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे, दोपहर में ही पढ़ेंगे 2 बजे से। ठीक है ना? हाँ, जिनकी वैलिडिटी जिनको इंक्रीज करवानी है, 12 × 200 रुपये इकट्ठे करेंगे तो 2400 रुपये होते हैं। ठीक है? मैं वैसे 2500 रुपये ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर नहीं हम तो 2400 ही देंगे, तो आप खुश रहो, लेकिन फिर स्माइल करते हुए देना, ऐसे। ठीक है ना? हाँ, वो इमोजी मेरे पे बनाना नहीं आता इतना बढ़िया। ये चार्ज है केवल पर मंथ, लेकिन ये 12 महीने का ही रहेगा।
एक साथ ये पे करना पड़ेगा जिनको भी बढ़वाना है। और ये बढ़वा लो, ये कभी भी खत्म हो सकता है, बाद में फिर आपकी वैलिडिटी इंक्रीज नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता पर मंथ 200 रुपये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें अभी अपना इतिहास के प्रकार पढ़ेंगे अपन कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, विश्व इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, सब पे बात करेंगे दो दो लाइन में। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं, टाइमिंग आपको बता देंगे ग्रुप में। ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू।